Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home. Students, it's class 11th for chemistry and today we will talking about the another gaseous law of Graham's law. Okay, Graham proposed in 1831. Okay, related to the diffusion of gas. ठीक है, 1831 को साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम ने गैसेस के डिफ्यूज़न के बिहाफ पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लास समझाया। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब डिफ्यूज़न होता है गैसेस इधर मतलब पूरे एनवायरनमेंट में पूरे जो आपका एक तरह से बल्क होता है चारों तरफ इधर उधर फैल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा खाना बनते हुए भी स्मेल खाने की बहुत दूर तक जाती है, इसी तरह आपने परफ्यूम की स्मेल भी बहुत दूर तक देखी होगी। तो यहाँ हमें जो सोचना है समझना है वो क्या है कि मतलब ये जो लॉ है ये किस तरह से इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो लॉ है आपका डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस से रिलेटेड है ये लॉ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। ग्राहम्स लॉ के बारे में चलते हैं। देखिए, जो गिवन कंडीशंस है एट द सर्टेन सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, जो टेम्परेचर और प्रेशर की जो सिमिलर कंडीशंस हैं उनके ऊपर ये लॉ दिया गया है और इसमें बताया गया है कि डिफ्यूज़न ऑफ गैस, ठीक है, द डिफ्यूज़न ऑफ ए गैस यानी जो गैस होगी जो डिफ्यूज़न होगा उसका दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ए गैस इन ए क्लोज वेसल इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। अब आप आगे बढ़ोगे, जब इसको आगे लिखोगे तो इस तरह लिख सकते हैं आप इसको, R इज़ इक्वल टू के 1/√D, और जब और दूसरे तरीके से आप इसको लिखना चाहोगे तो दैट इज़ गोज़ टू R1 इज़ इक्वल टू के 1/√D1 और R2 इज़ इक्वल टू के 1/√D2। आप इसको इस तरह से लिख लोगे। अब देखिए, आपके पास में इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट और इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? आप इनको डिवाइड कर दीजिए R1/R2। जब आप डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में ज़रा R1 की वैल्यू बताएं। R1 की वैल्यू आपके पास में आ रही है के इंटू 1/√D1 अपॉन के 1/√D2। तो देखिए, के से के कैंसिल हो रहा है आपका, तो R1/R2 इज़ इक्वल टू आपका बन रहा है, अगर आप देखें तो ये D2 ऊपर जाना है डेफिनेटली और D1 नीचे जाना है, तो दैट विल बी फॉर्म D2/D1। ये फॉर्मूला आपका बन गया। R1/R2 इज़ इक्वल टू √D2/D1, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये है क्या, रेट ऑफ डिफ्यूज़न है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस। मतलब इस बात का ये है कि कोई भी गैस का जो डिफ्यूज़न है वो उतना ज़्यादा तब होगा, रेट जो डिफ्यूज़न ज़्यादा तब होगा जबकि गैस की डेंसिटी कम होगी। अब क्योंकि गैस की डेंसिटी यहाँ अगर ज़्यादा है तो रेट डिफ्यूज़न कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आप इन दोनों में ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। R1/R2 इज़ इक्वल टू 2 से कर दीजिए तो 2D2 हो गया, नीचे 2D1 हो गया। अब देखिए, मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू ऑलवेज 2 इंटू डेंसिटी एज वेल एज हेयर 2 इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। ये M2 के बराबर हो गया, M1 के बराबर हो गया, क्योंकि 2 इंटू डेंसिटी फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास का। तो ये लीजिए, ये भी फॉर्मूला एक बन गया। आप डेफिनेशन चाहो इसके तौर पर दे सकते हो, इसके बिहाफ पर द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ दैट गैस। मतलब डिफ्यूज़न उस गैस का ज़्यादा होगा जिसका मोलिकुलर मास कम होगा, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूज़न कम होगा। ये हो गया आपका ग्राहम्स लॉ। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अभी आपके पास में एक चॉइस और भी है, वो क्या चॉइस है? आप देखिए, R जो होता है, R मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो पर वॉल्यूम के हिसाब से होता है, पर मिनट के हिसाब से होता है, वॉल्यूम पर टाइम। ये लीजिए, तो R1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, V1/T1 हो जाएगा। R2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा V2/T2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब आप इनको करोगे, दोनों को जब इन वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो R1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी, R1 की वैल्यू आ रही है V1/T1 और R2 की वैल्यू निकल के आ रही है V2/T2 और रूट में है आपके M2/M1।
m1। जब आप इसको ओपन करेंगे तो v1 t2 अपॉन v2 t1 और इज इक्वल टू रूट m2 अपॉन m1। ये भी एक लॉ बन गया आपका। ठीक है, तो ये ग्राहम्स लॉ की बात है, आप उसको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल्स कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। भाई आपसे यहाँ पे कह दिया, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, मैं इसका एक एग्जांपल आपको नोट करा देना चाहता हूँ। उस एग्जांपल को आप देखें और आपसे कहा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन गैस विल डिफ्यूज़ फास्टर। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया और कह दिया कि इनमें से कौन सी गैस ज़्यादा तेज़ी से मतलब डिफ्यूज़ करेगी, लाइक NH3 और लाइक SO2। ठीक है, तो आपको ये पता रखना है कि लेस विल बी मोलिकुलर मास, ग्रेटर विल बी द डिफ्यूजन वैल्यू। तो अमोनिया का अगर आप देखें तो 14 होता प्लस हाइड्रोजन का 1 होता, मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, तो 14 प्लस 1 3 = 3 गोस टू 17। सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सी गैस जो है जल्दी से डिफ्यूज़ होगी। तो देखिए, क्योंकि लेस विल बी द मोलिकुलर मास, ग्रेटर विल बी द डिफ्यूजन वैल्यू, तो जो अमोनिया है वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है एग्जामिनर के कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, या कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज। ऑक्सीजन कह देगा आपसे, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं कह सकता तो आपसे SO2 कह देगा, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आपसे डिफ्यूज़न कैलकुलेट करा लेगा, एज वेल एज आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करा लेगा, इन दोनों का रेशियो। भाई कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो फॉर्मूला R1 अपॉन R2 है और इज इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1 है। तो R1 क्या है, R1 अपॉन R2 आपको कैलकुलेट करना है, M2 अपॉन M1 आपके पास में है। M2 मतलब ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड, या पहले CO2 को ले लो, CO2 का M2 कितना है 44 और M1 कितना है 64। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप इनको बाहर ले सकते हैं, ये पता लगाइए। आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे बाहर, कितना हो सकता है। आप इसे अगर 2 से भी कट करते हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, या आप इसे 4 से कट कर लीजिए, ये हो गया 11 और ये कितना हो रहा है 8 हो गया, सॉरी 16 हो गया। 4 से कट करने के बाद 4 1 = 4, 4 4 4 6 = 24। तो अब यहाँ से आप इसका रेशियो कैसे निकाल पाओगे, तो इनको रेशियो को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप 11 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लीजिए। कितने से आप गए जा सकता है, ये 3 से जाएगा, 3 3 = 9, लेफ्ट 2। ठीक है स्टूडेंट, 3 + 3 6 हो गए, पॉइंट लगाया आपने, डबल 0 बढ़ गए। कितना नंबर यहाँ पे लिखा जाए, 3 लिख लीजिए, और 3 3 = 9 और 3 6 = 9 और 3 6 = 18। अब बचे कितने आपके पास, इधर बच रहे हैं आपके पास 17, आपने एक और 0 बढ़ा लिया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो अब कितने टाइम जा रही है यहाँ पे ऐड कर लीजिए पहले, 3 3 कितने हो गए 6 और ये 66 हो गया। यहाँ पे आप फिर से एक डबल 0 बढ़ा लीजिए, कुछ भी रखते रखे जैसा भी होगा, देख लीजिए क्या हो सकता है। नहीं, डबल 0 बढ़ना था, सॉरी, एक 0 ऑलरेडी है। मान लो 3 लिखते हो आप तो 3 से करोगे, लेकिन होगा नहीं, 2 से जाएगा, यानी कि 3.32 अपॉन 4। तो ये रेशियो आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, मीन्स R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 4, R1 की तो वैल्यू ये है ना, 4 रेशियो 3.32। इस तरह से इनका रेशियो निकाल लिया जा सकता है। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन।